आज के इस वीडियो में हम इंटर क्लास की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे अधिकतर बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। आखिर व्यतिकरण क्या है? तो अगर हमने प्रकाश को तरंग रूप माना है और अगर वह तरंग है तो तरंग में व्यतिकरण होना स्वाभाविक है। जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा कि ध्वनि है तो ध्वनि तरंगों में व्यतिकरण होता है। तो यहाँ पर प्रकाश को हमने ध्वनि की तरह ही एक तरंग माना है और अगर यह तरंग है तो उसमें व्यतिकरण का गुण प्रदर्शित होना चाहिए। और आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं, आखिर व्यवहारिक जीवन में हम व्यतिकरण किन स्थानों पर देखते हैं। तो व्यवहारिक जीवन में हमने देखा होगा कि जब किसी पानी की सतह पर तेल की परत कोई फैल जाती है या तो कोई साबुन का बुलबुला बना होता है तो उसको जब हम अलग अलग एंगल से देखते हैं, अलग अलग स्थितियों से देखते हैं तो वो साबुन का बुलबुला हमें अलग अलग रंगों में चमकता हुआ दिखाई देता है या वो तेल की परत हमको अलग अलग रंगों में चमकदार दिखाई देती है। और ऐसा किस कारण होता है? तो यह व्यतिकरण के कारण होता है। तो व्यतिकरण को समझने से पहले हम यहाँ हेडिंग वाइज एक एक टॉपिक समझते चलेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है या पहली हेडिंग है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। क्योंकि व्यतिकरण को समझने के लिए तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत भी समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? तो अध्यारोपण को अगर हम ध्यान देंगे तो अधिधन आरोपण, अधि प्लस आरोपण, मतलब एक के ऊपर एक से अधिक कोई चीज़ें आरोपित हो जाएं। तो जब किसी माध्यम में कोई कण स्थित है और उस माध्यम में एक से अधिक तरंगें चल रही हैं और ये तरंगें क्या करती हैं? जब माध्यम में चलती हैं तो कण को विस्थापित करती हैं। माध्यम में जब दो या दो से अधिक तरंगें इस कण को विस्थापित करेंगी तो प्रत्येक तरंग कण को अलग अलग दूरी तक विस्थापित करेगी। परंतु अगर हम माध्यम में कण का पूर्ण विस्थापन या तुल्य विस्थापन देखना चाहें तो तुल्य विस्थापन क्या होता है? अलग अलग तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो अगर परिभाषा के रूप में समझें तो किसी माध्यम में जब दो या दो से अधिक तरंगें चलती हैं तो इन तरंगों द्वारा माध्यम के किसी कण पर उत्पन्न परिणामी विस्थापन इन तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ पर हम इसको एक मेथड के थ्रू समझेंगे। मान लेते हैं ये कोई कण है और ये किसी माध्यम में स्थित है। इस माध्यम में चार तरंगें चल रही हैं। मानते हैं पहली तरंग आती है और इस कण से टकराती है और इस कण को आगे y1 दूरी विस्थापित कर देती है। एक दूसरी तरंग आती है, इस कण से टकराती है और y1 जो इस स्थान पर पहुंच गया था इसके आगे y2 दूरी विस्थापित कर देती है। अब कण कहाँ पहुंच गया? इस स्थिति में। ये दूसरी तरंग द्वारा विस्थापित हुआ, ये पहली तरंग से विस्थापित हुआ, यहाँ पर कण दूसरी तरंग से विस्थापित हुआ। एक और तरंग आई और इसने कण को पुनः आगे की ओर y3 दूरी विस्थापित कर दिया। अब कण की स्थिति कहाँ पहुँच गई है? यहाँ पर। परंतु माध्यम में चार तरंगें थीं, तीन तरंगों ने तो कण को आगे की ओर विस्थापित किया, परंतु एक चौथी तरंग थी, उसने इस कण को क्या किया? पीछे की ओर y4 दूरी पर विस्थापित कर दिया। तो अध्यारोपण में सिद्धांत में क्या कहा गया था? ये कहा गया था कि जब किसी माध्यम में उपस्थित किसी कण पर अलग अलग तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापन का परिणाम मान या मतलब जो एवरेज वैल्यू है, उत्पन्न विस्थापन या उत्पन्न परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों के द्वारा किए गए विस्थापन के सदिश योग के बराबर होगी। मतलब y वेक्टर, जो परिणामी विस्थापन y वेक्टर होगा वो y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर प्लस y4 वेक्टर, और ऐसे अगर ज़्यादा तरंगें होंगी तो एंड सो ऑन डैश 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 कर देंगे, आगे के अन्य सभी भी ऐसे ही जुड़ते चले जाएंगे। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया? किसी माध्यम में किसी कण पर अलग अलग तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न किए गए विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इसको न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर अगर हम मान लिया पहली तरंग ने इसको 3 सेंटीमीटर विस्थापित किया, दूसरी तरंग के द्वारा इसको
8 सेंटीमीटर विस्थापित किया गया। तीसरी तरंग के द्वारा इसको 5 सेंटीमीटर विस्थापित किया गया, जबकि जो चौथी तरंग थी उसने इसको 6 सेंटीमीटर विस्थापित किया। तो कण का परिणामी विस्थापन, यहाँ पर से कण चला था और अंतिम स्थिति यहाँ है। तो परिणामी विस्थापन, विस्थापन का हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी थी, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? परिणामी विस्थापन कहते हैं। तो इसका परिणामी विस्थापन जो y होगा इन सभी के सदिश योग के बराबर होगा। सदिश योग की स्थिति में ये 3, 8 और 5 ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पर इनको कैसा लेंगे? प्लस। तो 4 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। y1, y2 और y3 आगे की ओर विस्थापित हुए हैं, तो ये कैसे लिए जाएंगे? प्लस y इक्वल्स टू 3 प्लस 8 प्लस 5। परंतु जो चौथा विस्थापन हुआ था वो पीछे की ओर था, और वेक्टर की स्थिति में जब दिशा बदलती है तो हम क्या करते हैं? उसको माइनस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? -6। तो परिणामी विस्थापन जो होगा 8, 3, 11 और 5 16 -6, मतलब 10 सेंटीमीटर कण परिणामी विस्थापित हुआ है। अर्थात अगर हमने इन तरंगों के विस्थापन को ना देखा हो तो कण को अगर लास्ट में देखेंगे तो प्रारंभिक स्थिति से कण कितनी दूरी जा चुका होगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी। अब हमको एक चीज़ यहाँ देखनी है कि कण को देखने पर यह नहीं लगेगा ये कण जो है 4 अलग तरंगों के द्वारा विस्थापित किए गए हैं कि एक ही तरंग के द्वारा विस्थापित किए गए हैं। अगर कण विस्थापित हो गया उसके बाद हम नहीं बता सकते कि कण अलग अलग कई तरंगों से विस्थापित किया गया है या एक ही तरंग से विस्थापित किया गया है। यही तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसमें बताया गया था कि जब किसी माध्यम में 2 या 2 से अधिक तरंगें किसी कण को विस्थापित करती हैं तो इन तरंगों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों का जो सदिश योग है वो कण के परिणामी विस्थापन के बराबर होगा। अब बात करते हैं व्यतिकरण की, जो हमारा टॉपिक है। व्यतिकरण क्या होता है? तो व्यतिकरण कब होता है? जब किसी माध्यम में किसी एक ही स्थान पर 2 तरंगें मिलती हैं, 2 प्रगामी तरंगें जब किसी एक ही माध्यम में, लिखा है 2 तरंगों का व्यतिकरण। वैसे तो कई सारी तरंगें भी व्यतिकरण कर सकती हैं, मगर यहाँ बेसिस पॉइंट से लेकर चलेंगे 2 तरंगों के व्यतिकरण के लिए। मान लिया यह माध्यम था और माध्यम में यह कोई 2 तरंगें थी, एक पहली तरंग ये है और एक दूसरी तरंग भी थी जो इसी माध्यम में चल रही थी, मगर ये दोनों तरंगें एक दूसरे के ऊपर आरोपित होते हुए किसी स्थान पर मिलती हैं, या किसी स्थान पर यह दोनों तरंगें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाती हैं, तो इस घटना को हम तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। जब किसी माध्यम में 2 तरंगें एक दूसरे के ऊपर आरोपित होंगी तो यह घटना तरंगों का व्यतिकरण कहलाएगी। और व्यतिकरण के दौरान क्या होगा? किन्हीं स्थानों पर हमें तरंगों की तीव्रता, परिणामी तीव्रता न्यूनतम मिलेगी। यहाँ देखेंगे तरंगों की तीव्रता क्या है? न्यूनतम है। और किन्हीं स्थानों पर तरंगों की तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। जब 2 तरंगें अध्यारोपित होंगी, एक दूसरे के ऊपर आरोपित होंगी, तो ऐसी स्थिति में किन्हीं स्थानों पर परिणामी तीव्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी पहले से, और किन्हीं स्थानों पर तरंगों की तीव्रता बहुत कम हो जाएगी। तो यह घटना क्या कहलाएगी? व्यतिकरण कहलाएगी। किसी माध्यम में 2 तरंगों के मिलने से किन्हीं स्थानों पर तरंगों की तीव्रता का बढ़ जाना और किन्हीं बिंदुओं पर तरंगों की तीव्रता का न्यूनतम हो जाना व्यतिकरण कहलाता है। अगर बात करें व्यतिकरण की तो 2 प्रकार के व्यतिकरण होते हैं। एक तो संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण जिसको हम कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण जिसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। संपोषी व्यतिकरण तब होगा जब माध्यम में तरंगों के मिलने से तीव्रता अधिकतम हो, अर्थात जिन बिंदुओं पर 2 तरंगों के व्यतिकरण करने से हमें तीव्रता का मान अधिकतम प्राप्त होता है, उन स्थानों पर कैसा व्यतिकरण पाया जाता है? संपोषी व्यतिकरण पाया जाता है। और जिन स्थानों पर तरंगों के व्यतिकरण से उनकी तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी, उन स्थानों पर कैसा व्यतिकरण होगा? विनाशी। तो व्यतिकरण को हमने समझा, क्या बताया कि जब किसी माध्यम में 2 या 2 से अधिक तरंगें किसी एक ही स्थान पर आरोपित होती हैं तो तरंगों के मिलने के पश्चात किन्हीं बिंदुओं पर उन तरंगों की तीव्रताएं अध्यारोपण के पश्चात अधिकतम हो जाती हैं और किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रताएं न्यूनतम हो जाती हैं। इस घटना को हम तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। जिन स्थानों पर इनकी परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी वह संपोषी व्यतिकरण या रचनात्मक व्यतिकरण कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा।
और जिन स्थानों पर तीव्रताएं न्यूनतम पाई जाएंगी उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। अभी हमने व्यतिकरण के बारे में समझा, अर्थात व्यतिकरण में क्या होता था, जब दो तरंगों का अध्यारोपण होता था तो उन अध्यारोपण के पश्चात तरंगों में किन्हीं स्थानों पर तीव्रता अधिकतम मिलती थी, किन्हीं स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम मिलती थी। और तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम का क्रम कैसा होता था, एकांतर में। एक बार तीव्रता अधिकतम हुई तो अगले टर्म में न्यूनतम, फिर अगले टर्म में अधिकतम, फिर अगले टर्म में न्यूनतम, ऐसी स्थिति प्राप्त होती थी। व्यतिकरण को प्रायोगिक रूप से देखने के लिए और प्रयोग के तौर पर करने के लिए यंग ने एक प्रयोग किया जिसको हम लोग यंग का दिक स्लिट प्रयोग कहते हैं। इसको दिक रेखा छिद्र प्रयोग या द्विझिर्री प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। मेनली है कि यंग का दिक स्लिट द्विझिर्री या दिक रेखा छिद्र प्रयोग इसको बोला जाता है। और इसमें किया क्या, बताया गया था कि जब हमें कोई अध्यारोपण कराना है तो हमें दो तरंगे चाहिए प्रकाश स्रोत से, और इन दो तरंगों को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित कराना है। और जब हम तरंगों का अध्यारोपण कराएंगे तब हमको व्यतिकरण की स्थिति प्राप्त होगी। और इस व्यतिकरण को पर्दे पर बनाने के लिए ही यंग ने दिक स्लिट प्रयोग किया। व्यतिकरण की कुछ शर्तें थीं जो हम इस प्रयोग के बाद में बात करेंगे तो इसको समझना बहुत अच्छा और स्पष्ट रहेगा। उसको बाद में समझते हैं, पहले यहाँ पर ध्यान देते हैं, इतना समझ लेते हैं कि जो हमें प्रयोग करना था उसमें दो प्रकाश स्रोत ऐसे चाहिए थे जो समान कला में हों, अर्थात समान कला में हो। कला और जो बाकी टर्म्स हैं इनको हम आगे व्यतिकरण की शर्तों के साथ डिस्कस करेंगे। केवल यहाँ पर एक टर्म मान लेते हैं कला। अगर तक कला के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पर हमें दो स्रोत ऐसे चाहिए थे जो समान कला में हो ताकि हम उनका व्यतिकरण करा सकें। और व्यतिकरण कराने की स्थिति में हम दो समान कला के स्रोत लेने के लिए यंग ने एक स्लिट बनाई। और स्लिट बनाने का टर्म क्या था, उन्होंने एक कांच की पतली सी पट्टी ली और इस पट्टी को काले रंग से पूरी तरह पेंट कर दिया। पेंट करने के पश्चात जब पूरी पट्टी काली हो गई तो इस पट्टी से होकर प्रकाश आर पार नहीं गुजर सकता था, जिससे सिल्क में हमें कैसी चाहिए थी, बहुत ही पतली एक प्रकाश स्रोत चाहिए थी। उन्होंने कांच की पट्टी को काला करने के बाद में स्लिट बनाने के लिए एक ब्लेड से इस कांच पर दो बहुत महीन से स्क्रैच लगा दिए। अब ये जो स्क्रैच हुए थे यहाँ पर ये पेंट जो था काला वाला वो छूट चुका था। अब यहाँ पर जो कांच थी वो बिल्कुल साफ थी और यहाँ से कोई भी प्रकाश गुजरकर दूसरी ओर जा सकता था। ऐसी उन्होंने दो स्लेटें तैयार की। एक स्लिट में केवल एक स्क्रैच था बीच में, और जबकि दूसरी जो स्लिट तैयार की उसमें दो स्क्रैच थे। पहला स्क्रैच S1 और दूसरा स्क्रैच S2। S1 S2 को ही हम द्विक स्लिट कहते हैं, द्विक रेखा छिद्र कहते हैं या द्विझिर्री कहते हैं। जो S1 झिर्री थी इसका प्रयोग इसलिए किया ताकि हम S1 और S2 पर जो प्रकाश पहुंचाएं वो समान कला में हो। तो एक तो स्लिट ऐसी बनाई जिसमें दो छिद्र थे और एक स्लिट ऐसी बनाई जिसमें केवल एक छिद्र था। अब बात करते हैं द्विक प्रयोग किया कैसे गया। तो इन्होंने दोनों झिर्रियों को, एक सिंगल छिद्र वाली और दूसरी दो छिद्र वाली एक झिल्ली ले ली और दोनों को समांतर एक दूसरे के रख दिया। एक दूसरे के समांतर रखते समय यह ध्यान दिया गया जितनी S से S1 की दूरी हो उतनी ही S से S2 की दूरी हो, ताकि S से निकलने वाला प्रकाश S1 और S2 पर समान समय में पहुँचे और समान कला में पहुँचे। ध्यान देंगे जब तरंग हमारी प्रगामी तरंग गति करती है तो प्रगामी तरंग स्रंग और गर्त के रूप में गति करती है। स्रंग किसे कहते हैं, जब तरंग ऊपर उठी हो, और गर्त किसे कहते हैं, जब तरंग नीचे दबी हुई हो। तो यहाँ पर तरंगों के चलन का प्रदर्शन करने के लिए स्रंग को हमने डायरेक्ट लाइन से रिप्रेजेंट किया है और गर्त जो होता है उसको हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। इसको हमें ध्यान रखना है। जब प्रगामी तरंग चलती है स्रंग गर्त के रूप में चलती है, तो स्रंग को हमने डायरेक्ट लाइन से और गर्त को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। हमने क्या किया, स्रंग ने प्रयोग के लिए एक प्रकाश स्रोत लाया और S छिद्र के पास में लाकर रख दिया। जब प्रकाश S छिद्र पर आपतित हुआ तो यहाँ से एक तरंग निकलने लगी और ये तरंग स्रंग गर्त एकांतर रूप से चलने लगी।
तो ध्यान देंगे, जब स्रोत एस से तरंगे निकली सुरंग गर्त, फिर सुरंग, उसके बाद में गर्त, अगली बार में फिर से सुरंग निकला और नेक्स्ट टाइम में गर्त निकला। जो गर्त था S1 और S2 दोनों पर एक समान समय में पहुंचा, और जैसे ही यह सुरंग गर्त S1 S2 पर पहुंचा, S1 S2 तरंगिका सिद्धांत के अनुसार क्या बन गए, प्रकाश स्रोत बन गए। S1 भी वाइब्रेशन करने लगा, कंपन करने लगा, और S2 भी कंपन करने लगा, क्योंकि यहाँ पर तरंग पहुंच चुकी थी। और तरंगिका सिद्धांत में बताया था आपको कि जिन स्थानों पर तरंग पहुंचेगी वो क्या करेंगे, कंपन करेंगे और खुद द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करेंगे। तो S से जो तरंग निकली थी S1 S2 पर पहुंची, अब S1 और S2 दोनों क्या करने लगे, तरंगे उत्पन्न करने लगे। ये भी तरंगे कैसे उत्पन्न करेंगे, सुरंग गर्त, सुरंग गर्त, सुरंग गर्त, इनके रूप में। S1 S2 दोनों क्या करने लगे, सुरंग और गर्त के रूप में तरंगों का उत्सर्जन करने लगे। अब ये दो तरंगे जब उत्पन्न हुई और उत्सर्जित हुई, तो S1 और S2 से निकलने वाली तरंगे क्या हुई, एक दूसरे के ऊपर आरोपित हो गई। और आरोपित हुई तो किन्हीं स्थानों पर तीव्रता क्या हुई, अधिकतम, और किन्हीं स्थानों पर तीव्रता क्या हो गई, न्यूनतम। जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम थी वहां पर क्या हुआ, इस जैसी चमकीली पट्टियों का निर्माण हो गया, और जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम थी वहां पर क्या हुआ, डार्क कलर की काली रंग की पट्टियों का, फ्रिंजों का निर्माण हो गया। इन पट्टियों को फ्रिंज कहा जाता है। तो क्या हुआ, S1 S2 से जब तरंगे निकली, ये दोनों तरंगे माध्यम में एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हुई। जिन स्थानों पर तरंगे विपरीत दिशा में मिली, विपरीत दिशा में मिलने का या तो सुरंग गर्त से मिल गया या तो गर्त सुरंग से मिल गया। विपरीत दिशा में जिन स्थानों पर तरंगे मिली वहां पर क्या हुआ, तीव्रता न्यूनतम प्राप्त हुई। तो कहाँ कहाँ तीव्रता न्यूनतम होगी, इन तरंगों के मिलान पर। और जहाँ समान रूप में मिली, सुरंग सुरंग से मिला, गर्त गर्त से मिला, ऐसी स्थिति में तीव्रता क्या मिली हमको, अधिकतम मिली। तो विपरीत दिशा में कहाँ मिली, देखते हैं, ये गर्त है और ये सुरंग मिल रहा है, तो यहाँ पर तीव्रता कैसी है, न्यूनतम। जहाँ समान कला में मिलेगा उसको हम डायरेक्ट गोल सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर देखिए समान कला में मिली तो अधिकतम तीव्रता हुई, विपरीत कला में मिली न्यूनतम तीव्रता। समान कला में अधिकतम तीव्रता, विपरीत कला में न्यूनतम तीव्रता मिली। ऐसे ही यहाँ पर भी रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूनतम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता विपरीत कला में मिलेंगे, और जहाँ समान कला में मिलेंगे अधिकतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता, समान कला में मिले तो अधिकतम तीव्रता। ऐसे ही हम यहाँ पर इनको रिप्रेजेंट कर देंगे। जिन स्थानों पर समान कला में मिलेंगे वहाँ पर अधिकतम तीव्रता होगी, सुरंग सुरंग मिले या तो गर्त गर्त से मिले, और जिन स्थानों पर विपरीत कला में मिलेंगे वहाँ पर न्यूनतम तीव्रता होगी। और इन तीव्रताओं में जहाँ पर अधिकतम तीव्रता थी उनको मिलाते हुए रेखा खींची गई, जहाँ न्यूनतम तीव्रता थी उनको, तो ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम की थी लाइन। ये फिर से लाइन कैसी थी, मैक्सिमम की थी, और अगली लाइन फिर से कैसी मिली, मिनिमम की मिली। यहाँ पर फिर कैसी लाइन मिली, मैक्सिमम की लाइन मिली, और अगली लाइन कैसी मिली, मिनिमम की। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो किरणें मिली हैं वहाँ पर कहीं पर तीव्रता अधिकतम थी, ये देखिए एक और लाइन है, ये मिनिमम की लाइन है, और यहाँ पर ये कैसी लाइन होगी, मैक्सिमम की। तो जब S1 S2 से निकलने वाली तरंगों का व्यतिकरण हुआ तो ये तरंगे सुरंग और गर्तों के रूप में चली। जिन स्थानों पर समान कला वाले सुरंग सुरंग या गर्त गर्त मिल रहे थे उन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम थी, और हमने उसको गोल वाले सर्किल से रिप्रेजेंट किया। जिन स्थानों पर विपरीत दिशा में मिल रहे थे, अर्थात जहाँ सुरंग गर्त से या तो गर्त सुरंग से मिल रहा था, वहाँ पर न्यूनतम तीव्रता थी, उसको हमने डार्क सर्किल से रिप्रेजेंट किया। इन सभी एक जैसे सर्किल्स को मिलाते हुए जो हमने रेखा खींची, तो सभी रेखाएं मैक्सिमम मिनिमम के एकांतर क्रम में मिली। मैक्सिमम, उसके बाद में मिनिमम, मिनिमम के बाद में फिर से मैक्सिमम, फिर मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। जिन स्थानों पर मैक्सिमम था वहाँ पर क्या हुआ, हमको चमकीली फ्रिंजें मिली व्यतिकरण के दौरान, और जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम थी वहाँ पर हमको डार्क कलर की फ्रिंजें देखने को मिली। और इन फ्रिंजों से स्पष्ट हुआ
कि यहाँ पर इन दोनों तरंगों का व्यतिकरण हो रहा है, जिसके कारण एकांतर क्रम में तीव्रता न्यूनतम होती है, जिसके कारण डार्क कलर की फ्रिंज मिलती है, और फिर उसके बाद में तीव्रता अधिकतम होती है तो हमको वाइट या सफ़ेद फ्रिंजें मिलती हैं। यह सारी फ्रिंजें एकांतर क्रम में होती हैं। तो यह व्यतिकरण का प्रदर्शन था। अगर स्रोत S में हम श्वेत प्रकाश का प्रयोग करते हैं, श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य से आने वाला प्रकाश का प्रयोग करते हैं, तो ये जो फ्रिंजें हैं हमको सफ़ेद और काली मतलब डार्क और लाइट की जगह पर रंगीन फ्रिंजें मिलती हैं। और ऐसा कब होता था, हमने बताया था शुरुआत में, जब साबुन के बुलबुले को या तेल की परत को देखेंगे तो हमको रंगीन पट्टियाँ दिखाई देती थी। वो किसके कारण होता था, व्यतिकरण के कारण, क्योंकि तेल की पट्टी से किरणें निकलती थीं और व्यतिकरण के दौरान क्या करती थीं, रंगीन फ्रिंजें ऐसी बनाती थीं। तो ये यंग का प्रयोग था। तो वो रेखाएं जिनमें अधिकतम तीव्रता थी इनको प्रतिस्पंद रेखाएं कहा गया, और जिन स्थानों पर जिन क्रम में तीव्रता न्यूनतम थी उनको कौन सी रेखाएं कहा गया, निस्पंद रेखाएं कहा गया। इस प्रयोग से यंग ने यह साबित कर दिया कि जो प्रकाश है उसमें भी व्यतिकरण होता है, और चूंकि प्रकाश में व्यतिकरण हुआ और उसको हमने पर्दे पर प्राप्त भी किया, यहाँ एक पर्दा लगा था, जो ये व्यतिकरण बना वो पर्दे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे गया। चूंकि व्यतिकरण यंग ने करके दिखाया प्रयोग के माध्यम से, तो उन्होंने ये साबित कर दिया, चूंकि व्यतिकरण किसका गुण था, तरंगों का गुण था। अगर प्रकाश में व्यतिकरण हो रहा है अर्थात ये स्पष्ट है कि प्रकाश तरंग है। व्यतिकरण को तो हमने पढ़ा। व्यतिकरण किसी भी तरंग का अगर होना है तो वो कुछ शर्तों के साथ होता है, अर्थात व्यतिकरण होने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, कुछ शर्तें होती हैं। और अब हम बात करेंगे प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कुछ शर्तों पर। इन शर्तों को समझने से पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे आए हैं जो हमने पहले बताए थे आपको कि आगे डिस्कस करेंगे, तो इन पॉइंट्स को हम पहले ही समझेंगे। और ये पॉइंट्स शायद हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े भी होंगे, परंतु ये ध्यान देने योग्य है कि यह पॉइंट हम यहाँ पहले समझ लें। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे कला संबद्ध, स्रोत और आवृत्तियाँ, तरंग दैर्ध्य और आयाम। क्योंकि हमने प्रकाश को तरंग माना है, और जब प्रकाश तरंग है तो इसमें कुछ अवयव होते हैं, और ये अवयव कैसे होते हैं, जैसे आयाम, आवृत्तियाँ, तरंग दैर्ध्य, कला, और इतनी चीज़ें हम मुख्य रूप से यहाँ पर समझेंगे। कला संबद्ध स्रोत जो है वो इससे रिलेटेड है, मगर वो तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, तरंग के गुण होते हैं। जब तरंग चलती है कोई प्रगामी तरंग तो वो सुरंग गर्त के रूप में चलती है, ये तरंग चलने का पथ होता है। अब जब तरंग चली है, मान लिया तरंग ने चलना यहाँ से स्टार्ट किया, तो एक बार तरंग चली किसी स्थिति से और पुनः अपनी उसी स्थिति में वापस आ गई, तो इस एक स्थिति से चलकर पुनः उसी स्थिति में वापस आने को हम लोग क्या बोलते हैं, एक कंपन बोलते हैं। एक कंपन। अब ध्यान देंगे, चूंकि तरंग यहाँ मुख्य अक्ष से चली थी और यहाँ पर आई तो उसी स्थिति में आई थी, परंतु यहाँ पर देखेंगे तो तरंग की स्थिति मुख्य अक्ष पर है, परंतु दिशा कहाँ है, ऊपर की ओर। यहाँ पर तरंग की स्थिति मुख्य अक्ष पर है, परंतु दिशा कहाँ है, नीचे की ओर। तो दोनों की स्थितियाँ तो समान हैं, परंतु दिशा समान नहीं है। तो अब बात करते हैं कला की, तो यहीं पर कला डिफाइन कर लेते हैं। तो कला क्या है, कला किसी तरंग का वह अवयव है या वह घटक है जो उसकी स्थिति और दिशा का सतत प्रदर्शन करता है। अर्थात कोई तरंग किस स्थिति में है और किस दिशा में गति कर रही है, इसका प्रदर्शन करने वाला अवयव या तरंग का घटक वो क्या कहलाता है, कला कहलाता है। तो यहाँ पर तरंग की स्थिति मुख्य अक्ष पर है, दिशा ऊपर की ओर है, तो ये क्या बोला जाएगा, ये तरंग की कला, क्योंकि स्थिति भी बता रही है और दिशा भी बता रही है। यहाँ पर भी वही है, तरंग की स्थिति तो वही है परंतु दिशा नीचे की ओर है, तो ये कैसे बोले जाएंगे, दिशा ऊपर की ओर, यहाँ दिशा नीचे की ओर, तो ये कैसे बोले जाएंगे, विपरीत कला में। और यहाँ पर तरंग देखेंगे स्थिति वही है और ऊपर की ओर, तो ये दोनों स्रोत कैसे बोले जाएंगे, समान कला में। तो ऐसे दो स्रोत जिनकी कलाएं समान हो वो क्या बोले जाते हैं,
कला संबद्ध स्रोत बोले जाते हैं। तो कला को हमने समझा, कला क्या है? कला किसी तरंग का एक घटक है जो उसकी स्थिति और दिशा का प्रदर्शन करता है या बताता है उसको। और कला संबद्ध स्रोत क्या होगा? तो ऐसे दो स्रोत जिनकी कलाएं समान हों, वो क्या बोले जाएंगे? कला संबद्ध स्रोत बोले जाएंगे। और कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने के लिए किसी एक ही स्रोत का होना जरूरी है। अगर दो अलग अलग स्रोत हैं तो उनसे कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यंग ने एक स्लिट S बनाई थी, उससे बराबर दूरी पर दो स्लिट S1 और S2 बनाई थी, ताकि S से चलने वाली तरंग S1 और S2 पर समान समय में पहुंचे। और जब समान समय में पहुंचेंगे तो S1 S2 पर तरंग की कला भी समान होगी। ध्यान रखेंगे। तो कला और कला संबद्ध स्रोत समझ गए। कला क्या है? किसी तरंग की स्थिति और दिशा को प्रदर्शित करने वाला घटक या अवयव है। ये तरंग का अवयव या घटक होता है। और कला संबद्ध स्रोत क्या है? तो ऐसे दो स्रोत जिनकी कलाएं समान हों। अब हम अपनी पहली शर्त को समझते हैं। तो पहली शर्त क्या कहती है? कि जो दोनों तरंगे हैं उनकी कलाओं में अंतर समय के साथ स्थिर रहे। अर्थात जो तरंगे चल रही हैं तो इनकी जो कला है उनका डिफरेंस समय के साथ कैसा रहे? फिक्स रहे। अर्थात जब ये जिस स्थिति में ये तरंग आए उसी स्थिति में दूसरी तरंग हो। ऐसा नहीं है कि एक तरंग चल रही है, थोड़ा फास्ट मूव कर रही है, और दूसरी तरंग थोड़ा स्लो मूवमेंट कर रही है। तो ऐसी स्थिति में दो तरंगें एक साथ कला में समान नहीं हो पाएंगी। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है दोनों तरंगों की आवृत्तियां और तरंग दैर्ध्य समान होनी चाहिए। तो पहले आवृत्तियों और तरंग दैर्ध्य को समझते हैं। तरंग दैर्ध्य क्या है? किसी स्थान से चलकर अपने कंपन करते हुए उसी स्थान पर वापस, एक कंपन पूरा करने पर उसी स्थान पर वापस आने में जितनी दूरी तरंग द्वारा तय की जाती है उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। अर्थात किसी तरंग द्वारा एक कंपन में तय की गई दूरी उस तरंग की तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा ग्रीक अक्षर होता है। बात आती है आवृत्ति की। तो एक सेकंड में तरंग जितने कंपन कर रही है, तरंग द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में संबंध होता है V = N लैम्डा। V क्या है? तरंग का वेग है। N क्या है? तरंग की आवृत्ति। और लैम्डा तरंग की तरंग दैर्ध्य होती है। ये तरंग की आवृत्ति, वेग और तरंग दैर्ध्य में संबंध होता है। तो क्या है? अगर आवृत्ति समान है तो तरंग दैर्ध्य भी समान ही होगी। तो दोनों तरंगे जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। अर्थात जो दो तरंग हम प्रयोग कर रहे हैं उनके आयाम कैसे हों? लगभग बराबर। तो आयाम क्या होता है? तो जब तरंग गति करती है तो मुख्य अक्ष के किसी एक ओर तय की गई अधिकतम दूरी को आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। जब तरंग गति कर रही है तो मुख्य अक्ष के किसी एक ओर तरंग द्वारा अधिकतम जो दूरी तय की जाएगी इसको आयाम, एम्पलीट्यूड A बोलते हैं। और जो हम व्यतिकरण के लिए दो तरंगे प्रयोग कर रहे हैं उनके आयाम लगभग बराबर होने चाहिए, तभी व्यतिकरण हमको स्पष्ट मिलेगा और जिसको हम देख सकते हैं आसानी से। चौथा पॉइंट हमारा है दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट हों। अत्यंत निकट होने का अर्थ ये है कि जब दो प्रकाश स्रोत बिल्कुल पास पास होंगे तभी उनसे निकलने वाली तरंगें क्या कर पाएंगी? व्यतिकरण कर पाएंगी। अगर ये दो स्रोत दूर दूर होंगे तो एक तरंग तो ये निकल रही है और दूसरी तरंग ये निकल रही है, क्या इन तरंगों पर अध्यारोपण हो पाएगा? एक दूसरे के ऊपर आरोपित हो पाएंगी? नहीं। और जब ये दो तरंगे एक दूसरे पर आरोपित नहीं होंगी तो व्यतिकरण की घटना हमको मिलेगी नहीं। इसीलिए जो दो स्रोत हम प्रयोग कर रहे हैं वो दो स्रोत एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हों ताकि उनसे निकलने वाली तरंगें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएं। पांचवा पॉइंट हमारा कहता है दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण हों, और ये अधिकतर आपका पेपर में पूछा जाता है। हमने स्लिट तैयार करते समय बताया था आपको कि ब्लेड से स्क्रैच करते हैं बहुत महीन सा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमने अगर स्रोत बहुत संकीर्ण नहीं रखा
तो यंग तरंगिका सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि जहाँ पर तरंग पहुँचती है वहाँ के कण कंपन करने लगते हैं, और कंपन करने वाले कण क्या करते हैं खुद तरंगों को उत्पन्न करने लगते हैं। अगर जो S1 S2 छिद्र हमने बनाए हैं वो अगर बहुत महीन नहीं होंगे, संकीर्ण नहीं होंगे, तो क्या होगा, उन स्थानों पर एक से ज़्यादा कण उपस्थित होंगे। और जब S1 S2 के छिद्रों में एक से ज़्यादा कण उपस्थित होंगे तो वहाँ सारे कण कंपन करेंगे, और जब सारे कण कंपन करेंगे तो S1 S2 से एक तरंग ना निकलकर कई तरंगे निकलेंगी, और जब कई तरंगे निकलेंगी तो व्यतिकरण तो होगा परंतु वो पर्दे पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। और जब S1 S2 बहुत संकीर्ण होंगी तो यहाँ पर केवल एक ही कण का होना संभव हो पाएगा, और जब एक कण होगा तो S1 से भी एक ही तरंग निकलेगी इसके कंपन करने से, और दूसरा कण कंपन करेगा S2 पर तो उससे भी एक ही तरंग निकलेगी, और जब ये दो तरंगे व्यतिकरण करेंगी तो हमको व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होंगी। यह तो हमने बात की थी व्यतिकरण की शर्तों पर। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता होगा जो हमने शुरुआत में कहा था कि तेल की परत को हम देखते हैं, और तेल की परत कैसी दिखाई देती है, रंगीन दिखाई देती है। किसके कारण दिखाई देती है, व्यतिकरण के कारण। तो आप सोचते होंगे कि तेल की परत में तो हमने स्लिट तैयार नहीं की, आखिर इसमें व्यतिकरण कैसे हो रहा है। तेल की परत में तो कोई स्लिट बनाई नहीं जाती है, फिर भी तेल की परत में व्यतिकरण कैसे हो जाता है। तो यहाँ पर इसको समझेंगे। मान लिया यहाँ कोई पानी की सतह है और इस पर ये कोई पतली सी तेल की परत फैली हुई है। अब यहाँ पर तेल की परत में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो मान लीजिए प्रकाश की एक किरण आई, और एक किरण क्या करती है, एक तो ऊपरी सतह से परावर्तित हो जाती है, जबकि कुछ भाग इस किरण का अंदर की ओर अपवर्तित हो जाता है। अंदर वाली अपवर्तित जो किरण होती है वो जल की सतह से क्या होती है, फिर से परावर्तित होती है और बाहर की ओर निकलती है। तो एक किरण हमने तेल के पृष्ठ पर आपतित कराई और उसका कुछ भाग परावर्तित हो गया और कुछ भाग तेल के पृष्ठ के अंदर की ओर अपवर्तित हुआ। अंदर वो क्या हुआ, जहाँ पर तेल और जल की सतह मिल रही थी वहाँ से फिर से परावर्तित हुआ, और परावर्तित होने के बाद कहाँ आया, फिर से वायुमंडल में आ गया। तो अब हमारी एक तरंग कौन सी थी, परावर्तित वाली, और दूसरी तरंग कौन सी थी, अपवर्तित वाली। ये दोनों तरंगे बिल्कुल पास पास होती हैं क्योंकि ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तेल की परत बहुत पतली होती है तो ये कोण भी बहुत छोटा होता है, जिसके कारण ये दोनों तरंगे बहुत पास पास होती हैं और व्यतिकरण करती हैं। और जब व्यतिकरण करती हैं तो हम जब आँखों के माध्यम से इसको देखते हैं तो ये किरणें हमारी आँखों में फ्रिंजें बनाती हैं, और यही फ्रिंजें हमको दिखती हैं। चूँकि यहाँ पर प्रकाश कैसा है, श्वेत प्रकाश है, तो हमको ये कैसी मिलती हैं, रंगीन मिलती है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है, अगर व्यतिकरण में हम प्रकाश स्रोत के स्थान पर श्वेत प्रकाश स्रोत का प्रयोग करें तो क्या होगा, तो फ्रिंजें कैसी बनेंगी, रंगीन बनेंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जब हम व्यतिकरण कर रहे हैं तो S1 और S2 छिद्र बहुत संकीर्ण क्यों होने चाहिए, तो वो भी हमने आपको समझाया था। व्यतिकरण से संबंधित इस वीडियो में हमने केवल इस चैप्टर के थ्योरी वाले पोर्शन को समझा है। इस चैप्टर के जितने भी निगमन हैं उसको हमने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। इससे संबंधित जो भी निगमन हैं, जो भी डेरिवेशंस हैं, उनको हम अगले वीडियो में आपको भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।